पढ़ेंगे इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। जी बेटा कितने लोग आ गए हैं? 17। बस शुरू करते हैं, बाकी लोग आते जाएंगे। जी समीर। जी फरमाइए, माइक ऑन करूं आपका? समीर बेटा आप मुझे नजर नहीं आ रहे हो। जी बिल्कुल, तमाम के तमाम क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए। कोई एक क्राइटेरिया भी अगर मिस करता है तो इसका मतलब है ये एक्सपेंस है, ये कैपिटलाइज नहीं होगा, एसेट के कॉस्ट में नहीं लिखेंगे। अब चाहे आपने कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदा हो, जैसे कि पैटेंट्स खरीदते हैं, लाइसेंस खरीदते हैं, कॉपीराइट्स खरीदते हैं, लोगो खरीदते हैं, ट्रेडमार्क खरीदते हैं, या आपने क्या किया हो इंटरनली जनरेट किया हो जैसे कि डेवलपमेंट कॉस्ट है, ये कैपिटलाइज होने के बाद यूजफुल लाइफ पे एमोर्टाइज होता है। एमोर्टाइज का लफ्जी मतलब है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ। इसको हम क्या कहते हैं? एमोर्टाइज कहते हैं। टेंजिबल एसेट भी एमोर्टाइज होता है, इनटेंजिबल एसेट भी एमोर्टाइज होता है। जब हम टेंजिबल एसेट एमोर्टाइज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। बेसिकली बेटा आपको एक चीज बता दूं, अगर ये क्राइटेरिया मीट ना होता हो तो इसका मतलब है यू आर नॉट 100% श्योर कि ये आपको फायदा देगा, तो आपको इसे एक्सपेंस लेना चाहिए, कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इफ देयर इज एनी लॉस रिकॉर्डेड इमीडिएटली, पढ़ा है ना? तो इसको भी हम क्या करेंगे? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत अगर डेफिनेट एसेट नहीं है तो हम एसेट कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। ये बात क्लियर है? सही है। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक की तरफ। हम जब टेंजिबल एसेट को एमोर्टाइज करते हैं उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। और हमने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? The expense out of asset through use in its useful life up to residual value। यही पढ़ा था ना डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, कि हम एसेट को इस्तेमाल करेंगे, एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे, कब तक? रेजिडुअल वैल्यू तक। रेजिडुअल वैल्यू वो अमाउंट है जो डेप्रिशिएट नहीं होता। इसीलिए आपने लिखा था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। और फिर आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ा था जिसमें ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी होता है। आपने पढ़ा है कि सम ऑफ डिजिट्स मेथड भी होते हैं। आपने पढ़ा है कि बेस्ड ऑन आउटपुट मेथड भी होता है। वो सारे के सारे मेथड किस चीज के थे? डेप्रिसिएशन के मेथड थे। इन अदर वर्ड्स, अगर ग्रेटर टर्म में बोला जाए तो एमोर्टाइजेशन के क्या थे? मेथड। क्योंकि
पूरा नाम डेप्रिसिएशन का क्या है? हम लिखते हैं ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। ये तो सबको पता है ना। इसका पूरा नाम है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन amortization and other losses is equal to carrying value। पूरा नाम इसका ये। जी मेरे बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी बताइएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बेटा मतीउल्ला, स्पेलिंग आपको नजर नहीं आ रहे? एमोर्टाइजेशन, मतीउल्ला स्पेलिंग नजर आया? एमोर्टाइजेशन का लफ्जी मतलब है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। एमोर्टाइजेशन का लफ्जी मतलब है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। हम टेंजिबल एसेट के लिए जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। जब इनटेंजिबल एसेट को हम डेप्रिसिएट करेंगे, इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होगा? एमोर्टाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल होगा। अब आगे पढ़ते हैं जरा। एमोर्टाइजेशन दो तरह से होते हैं। नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड। अच्छा, हमेशा याद रखें, फॉर इंटेंजिबल एसेट्स रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? जी बंगाली इसको जीरो कहते हैं। तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है, जीरो रेजिडुअल वैल्यू होगी। तो आपके पास इधर एमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड, ये वाला तो क्लियर है ना? जी बताएं बाकी लोग। बेटा सारे कमेंट्स करो, क्योंकि उसमें एक मसला है। अगर आप मुझसे 2 दिन बाद पूछोगे कि ये वाला टॉपिक कैसा है, तो जाहिर है मैं फिर खफा भी हूँगा। आप लोग को जब कोई चीज़ समझ नहीं आती उसी वक्त कमेंट करो, मैं उसको माइंड नहीं करता, मैं बार बार बताऊंगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड में क्या होता है? ये बेस्ड ऑन आउटपुट मेथड से लिया हुआ है। जो हमने मशीन आवर्स मेथड पढ़े थे, फिर हमने आउटपुट मेथड पढ़ा, उसमें आपने मैंने ये भी कहा कि कुछ चीज़ों का अलग से होता है, जैसे कि एरोप्लेन के पहियों की यूजफुल लाइफ कितनी होती है, टेक ऑफ और लैंडिंग पे कंसिडर की जाती है, वगैरह वगैरह।
तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड है क्या? एमोर्टाइजेशन इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल expected revenue multiply by revenue earned. कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे तो दोनों क्लियर हो जाएंगे। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1, मैंने परचेज किया लाइसेंस को कॉस्ट 2 लाख, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कैसे डेप्रिसिएट होगा? अच्छा जी, हम लिखेंगे ईयर 1 में एमोर्टाइजेशन इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, जिससे हमारे पास कितना आता है 40,000। ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। एसओएफपी में हम क्या लिखेंगे? हम लोग प्रॉपर प्रेजेंटेशन करते, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। कॉस्ट है 2 लाख, एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन 40,000, कैरिंग वैल्यू 160,000। ईयर 2 एमोर्टाइजेशन 4 लाख, 2 लाख का एसेट कितना इस्तेमाल हुआ? 80,000 इस्तेमाल हुआ है, तो कितनी वर्थ रहती है? 1,20,000 की वर्थ रहती है। ईयर 3 एमोर्टाइजेशन 4 लाख, 2 लाख का एसेट कितना इस्तेमाल हुआ, तो कितनी वर्थ रहती है? 80,000 की वर्थ रहती है। ईयर 4 एमोर्टाइजेशन 4 लाख, अच्छा 40,000 है, सॉरी। टू लाख का एसेट कितना इस्तेमाल हुआ? 160,000। कितनी वर्थ रहती है? 40,000। ईयर 5 40,000। 2 लाख का एसेट कितना इस्तेमाल हुआ? कितनी वर्थ? तो ईयर एंड पे इनकी कितनी वर्थ होगी? जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएंगे तो कितनी वर्थ बाकी रह जाएगी? 0 वर्थ रह जाती है। ये तो सबको क्लियर है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की तरफ जाके
जी यूजफुल लाइफ के बाद ये जीरो ही होगा। हर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू जीरो होती है। अब यहां पे देखते हैं कॉस्ट 5 लाख, यूजफुल लाइफ 3 years एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 2 million है। ईयर 1, अब यहां पे एक्चुअल रेवेन्यू कितना आया? ईयर 1 6 लाख का रेवेन्यू आया। ईयर 2 5 लाख का रेवेन्यू आया। ईयर 3 4 लाख का रेवेन्यू आया। जी यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, क्या इन तीनों 2 मिलियन तक बनते? नहीं बनते। यही तो सारा मसला है डेप्रिसिएशन में कि हम बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस क्या करते हैं, एक्सपेंस लिखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो 2 मिलियन के। बेटा ये एक्चुअल रेवेन्यू है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है, क्वेश्चन में मौजूद है, आपको गिवन होगा। आप हर साल के आखिर में डेप्रिसिएशन करेंगे तो साल के आखिर में आपको प्रॉफिट का फिगर या रेवेन्यू का फिगर गिवन होता है। सही है बच्चे? देखते हैं ईयर 1 डेप्रिसिएशन कितनी होगी या एमोर्टाइजेशन कितनी होगी। कॉस्ट 5 लाख डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6 लाख कितना आता है? बल्कि मैं इसको इधर लिख लेता हूं ताकि जी 5 लाख 2 मिलियन 6 लाख कितना आता है? नजीबुल्ला बेटा आपने पढ़ा है टेंजिबल एसेट के लिए कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए वो एसेट यूज हो रहा है तो आप उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से रेवेन्यू जनरेशन के लिए इंटेंजिबल एसेट यूज हो रहा है तो हम इसकी भी डेप्रिसिएशन करेंगे। रेवेन्यू जनरेशन के लिए बिल्डिंग यूज होता है तो हम उसकी भी डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। रेवेन्यू जनरेशन में फर्नीचर यूज होता है तो उसकी भी डेप्रिसिएशन करेंगे। रेवेन्यू जनरेशन के लिए लाइसेंस यूज होता है तो उसकी भी हम डेप्रिसिएशन करेंगे। सही है? अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ये तो प्रॉफिट और लॉस में आ गया। नजीब बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आई जो आपने लिखी है, तो काइंडली अपना क्वेश्चन एलेबोरेट करें।
बेटा नजीब, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेरा एसेट अगर रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज होता है तो हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मल्टीप्लाई एक्चुअल रेवेन्यू अर्न। शऊर, इसलिए 6 लाख से मल्टीप्लाई किया है। 5 लाख का एसेट 1,50,000 यूज हुआ है तो कितनी वर्थ रहती है? 350,000 वर्थ रहती है। ईयर 2 एमोर्टाइजेशन कितनी वर्थ रहती है? बेटा सॉफ्टवेयर की अपनी एक यूजफुल लाइफ होती है। अगर कोई नहीं है तो हम 10 ईयर कंसिडर कर लेते हैं। कितनी वर्थ रहती है? ईयर 3 एमोर्टाइजेशन कितनी होगी? अगर आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो 1 लाख आता है। अगर आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो 1 लाख आता है, लेकिन ईयर 3 में तो एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो गई ना। तो जितना भी बाकी रहता है उन सबको डेप्रिसिएशन में लिखो। यही तो तरीका है। जितना बाकी रहता है सबको आखिरी साल डेप्रिसिएट कर लो। अगर कुछ नहीं रहता तो 0 डेप्रिसिएशन। अगर कुछ बाकी रहता है तो उस सब के सब को क्या करो? डेप्रिसिएशन में लिखो। क्योंकि आपका रेजिडुअल वैल्यू 3 साल बाद कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आपने क्या पढ़ा है? द एक्सपेंस आउट ऑफ एसेट थ्रू यूज अप टू, अब रेजिडुअल वैल्यू तो है ही नहीं, 0। तो जितना एसेट रह गया सारे का सारा आखिरी साल क्या करो? डेप्रिसिएट करो। जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? रेजिडुअल वैल्यू तो है ही नहीं, तो कहां तक डेप्रिसिएट करो? 0 तक डेप्रिसिएट करो। तो सारे का सारा एसेट मैंने क्या किया? डेप्रिसिएट किया। जी मलिक साहब, आपका टेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट सब में एजम्पशन शामिल है। अभी इसके बाद एक टेंजेबल का भी बताऊंगा तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। उस्मान अली, इस पर मैं बात करूंगा आखिर में। जी जाहिद, 3 साल बाद आपके पास एसेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो मैं कितना डेप्रिसिएट करूंगा? सारे का सारा जितना भी एसेट रह गया उन सबको डेप्रिसिएट करेंगे। बेटा आखिरी साल हमने डेप्रिसिएट किया है, लेकिन कितना डेप्रिसिएट किया? जितना एसेट रह गया सारा डेप्रिसिएट कर दिया। जी जाहिद, बाकी लोग कमेंट करें, समझ आ गई है तब भी करें, समझ नहीं आई तब भी करें, ताकि मैं उसी तरह समझाऊं। लास्ट ईयर में कहीं पर भी फॉर्मूला यूज नहीं होता। इवन स्ट्रेट लाइन मेथड में भी नहीं होता। उसकी तरफ आता हूं। जी बाकी लोग, खवातीन में से, अच्छा जी,
बेटा आपके एसेट की यूजफुल लाइफ के बाद कितनी वैल्यू रहती है? 0। इंटेंजिबल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। इसका मतलब आखिरी साल के बाद मेरा ये एसेट 0 होना चाहिए, तो सारे का सारा क्या होगा? डेप्रिसिएट हो जाएगा। फहीम जान, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू ईयर 3 में कमाया है। ईयर 3 में देखो रेवेन्यू सबसे कम है। मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन डाला कि सबसे कम रेवेन्यू है लेकिन स्टिल डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपका तरीका क्या है? पूरे का पूरा एसेट रेजिडुअल वैल्यू तक लाओ। रेजिडुअल वैल्यू 0 है तो 0 लिखेंगे। तो कितनी डेप्रिसिएशन हो गई? सारी की सारी, सारा के सारा एसेट जितनी भी कैरिंग वैल्यू थी वो खत्म हो गई। फहीम अब क्लियर है? मरियम बेटा आप बताएं, क्लियर है? मलिक शहाब, इसीलिए तो बेटा मलिक शहाब शऊर बेटा आपको यही चीज बताता चलूं, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? एस्टिमेट कहते हैं कि एस्टिमेट एजम्पशंस पर ही बेस होता है। नजीब बेटा 3 साल बाद इस एसेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कमेंट कीजिएगा जरा। 0 होनी चाहिए। एसेट कितना बाकी है? 225,000 बाकी था, तो सारे का सारा डेप्रिसिएशन में लिख लिया और इधर लिखा कितना? एक और एग्जांपल देके जो आप F7 में भी पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड टेंजिबल में आप पढ़ेंगे। लेट्स सपोज एक टेंजिबल एसेट है 4 लाख, यूजफुल लाइफ 3 years, रेजिडुअल वैल्यू 30,000, डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जरा ये एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? अब ये कौन सा टेंजिबल एसेट है? ये आप F7 में भी पढ़ेंगे। पहले साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई रेट, समीर बेटा इनटेंजिबल चीज है तो आप किसी कबाड़ी पे बेच सकते हो, लाइसेंस को आप बेच सकते हो। समीर, तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी हो गई? 0। जिसको आप यूजफुल लाइफ के बाद कहीं नहीं बेच सकते, तो कितनी हो गई रेजिडुअल वैल्यू? 0 हो गई। जरा आप ये एग्जांपल देखें, मैं सॉल्व करता हूं। यहां तक तो क्लियर है ना? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में यही होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आखिरी साल कैसे डेप्रिसिएट किया? कैरिंग वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू, बाकी डेप्रिसिएट हो गया। जी अभी क्लियर है? ईयर 3 देखो,
कैरिंग वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि ये बाकी रहेगा तो ये डेप्रिसिएट नहीं होगा, बाकी सारे का सारा डेप्रिसिएट कर दो। ये बात क्लियर है अब सबको? मेरे बच्चे 3 साल बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू 30,000 रहती है। 2 साल आपने नॉर्मल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज किया, आखिरी साल आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे वर्किंग नहीं करेंगे। अगर ये वर्किंग होती तो आपके पास कितना डेप्रिसिएशन होता, बताइए जरा। जी बताएं कितना होता। वैसे बड़ी अजीब बात है कि अभी तक आप ये नहीं बता सके। इधर आप लिखते 4 लाख का एसेट 175 और ये प्लस करते कितना आता है? ये बनता। क्या 3 साल बाद यूजफुल लाइफ के बाद रेजिडुअल वैल्यू के करीब आया? क्या 3 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट हुई है? नहीं हुई ना। इसका मतलब ये वाला मेथड हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डेफिनेशन में ही लिखा है अप टू इट्स रेजिडुअल वैल्यू। फिर तो आप डेफिनेशन ही पूरा नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन को पूरा करने के लिए आखिरी साल हमें ये वर्किंग करनी पड़ती है। अब बताओ, अभी तो क्लियर है ना? जी बाकी लोग? शऊर बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड बेहतरीन नहीं है। आपको फिर बता दूं, नॉर्मली अगर आपने ये रेट ठीक लिखा होता है फिर ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन अगर ये रेट गलत है तो आखिरी साल आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। F7 में क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको आखिरी साल फिर इसी तरह वर्किंग करनी पड़ती है, क्योंकि रेट उन्होंने खुद से लिखा होता है, फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं किया होता। आगे जाऊं? इंटेंजिबल एसेट का एक और क्वेश्चन करो। कॉस्ट 6 लाख, यूजफुल लाइफ 4 years, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 4 million। जी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे रेट तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा।
अगला, अब एक्चुअल ईयर 1 18 लाख, ईयर 2 12 लाख, ईयर 3 9 लाख, ईयर 4 8 लाख। सॉल्व करें, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मेथड से खुद सॉल्व करें। जी बेटा, हमने आखिरी साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि चेंज इन एस्टीमेट है। हमारा एस्टीमेट पहले 2 सालों का गलत हो गया, तो आखिरी साल ठीक करने के लिए आप क्या करते हो, यही वर्किंग करते हो। वैसे बहुत प्यारा मौसम है बाहर। एनी हाउ आई डोंट नो आप लोगों ने नाश्ता किया है नहीं किया, कब उठे हैं। मैं सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ। ये बच्चे कर लिए। Year 1 amortization is equal to 6 lakh divided by 4 million multiply 18 lakh। कितना आता है?
270,000, 6 लाख का एसेट 270,000 यूज हुआ है तो 330,000 रहता है। ईयर 2 amortization 6 lakh divided by 4 million multiply 12 lakh, इससे हमारे पास आता है कितना 1,80,000। 6 लाख का एसेट कितना इस्तेमाल हुआ है 450,000 यूज हुआ है, कितनी वर्थ रहती है 150,000 वर्थ रहती है। ईयर 3 amortization 6 lakh divided by 4 million multiply 9 lakh, इससे हमारे पास आता है कितना 135,000। 6 लाख का एसेट 585,000 यूज हुआ है तो कितनी वर्थ रहती है 15,000। ईयर 4 एमोर्टाइजेशन, अगर मैं फॉर्मूला से करूं तो कितना आता है 120,000, लेकिन ये गलत है। मेरे पास कितना रहता है 15,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 15,000। ये क्लियर हो गया। जी बताइएगा। और यहां लिखेंगे 6 लाख का एसेट 6 लाख यूज हुआ है तो कितनी वर्थ रहती है 0। अच्छा जी, एक क्वेश्चन करें। मलिक शहाब, आपके पास जो एसेट जितना रहेगा उतना ही एक्सपेंस होगा ना मलिक शहाब, उससे ज्यादा तो एक्सपेंस नहीं कर सकते ना। ये तो 6 लाख से भी एक्सीड कर गया। देखो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वहां यूज होता है जब लॉजिकल हो, यहां लॉजिकल ही नहीं है कि मैं इसको यूज करूं। मेरे बच्चे, यहां प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि लॉजिकल है 30,000 रेजिडुअल वैल्यू तक लाना है। यहां प्रूडेंस लॉजिकल ही नहीं है, एसेट माइनस में जा ही नहीं सकता, इसीलिए तो आप 0 कंसिडर करते हो। अच्छा जी, अब जरा यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये 2 मिलियन है, अगला भी 2 मिलियन है, अगला 3 मिलियन है, अगला 1 मिलियन है और अगला 2 मिलियन है। अब बताएं क्या करें। जी बेटा बताएं। बेटा आप सॉल्व करो, इसमें से
कुछ और लॉजिक भी है, जरा देखो फिर। जी एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा है, आप खुद इसको सॉल्व करें। आप लोग के क्लास को देखकर मुझे वो एक मिसरा याद आ जाता है। ठीक है, चले छोड़े यार, इधर शेर व शायरी नहीं करते, इधर पढ़ते। नहीं नहीं, बस छोड़ दे बेटा, क्वेश्चन करो। क्या यार, अवैध साहब भी कहेंगे हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम लोग की जगह होता तो मैं आज क्लास न लेता। ठीक है, मैं पेशावर के रोड्स पे घूमता फिरता वैसे ही। ठीक है, वो शेर नहीं सुनाता। मेरे बच्चे, जोक भी कोई चीज होती है। हम लोग करते ये थे कि जब इस किस्म की बारिश होती थी या इस किस्म का मौसम होता था, तो हम लोग क्लास बंक करके निकल जाते थे और काफी दूर तक दोस्त सारे जो है पैदल घूमते फिरते थे, गप्पे लगाते थे। जेब में पैसे तो होते नहीं थे, तो इसीलिए दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता था। नहीं बेटा, बस हो गया ना, मैंने नहीं सुनाना शेर। शेर जंगल में ही मजा करते हैं। जी बेटा, मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया है माशाल्लाह से। ठीक है, वो एक अलग ही चाम होती है कि बंदा स्टूडेंट भी हो और उसी कॉलेज में टीचर भी हो, उसका एक अलग ही मजा होता है। तो मैं पैक में स्टूडेंट भी था और टीचर भी था। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया पैक को स्टूडेंट लाइफ में। इस कैंटीन में रोजाना डेस्क पे ढोलकी बजा बजा कर तकरीबन हजारों गाने गाए हैं हम लोगों ने। अभी तो जब मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं आराम से बैठ के खाना खाते निकल जाते, मैं बड़ा हैरान होता हूँ अपने दौर पे। आवाज बड़ी बेसुरी सी होती थी लेकिन गाने गाते थे सारे। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। सही है बेटा, आप लोग बेटा, शरारत और दो चीजों में जरा फर्क अगर आपको पता हो ना, फिर शरारत मजा करता है।
और वो ये है कि शरारत और जो बदतमीजी है उसमें ये एलिमेंट बहुत कम होता है, फर्क करना बड़ा कम होता है। अक्सर बच्चे शरारत करते करते नासमझी में बदतमीजी कर देते हैं, तो वो फिर बड़ा मसला होता है। इसीलिए फिर टीचर को एक जगह पे स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि नहीं यार, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने आज क्यों शेर नहीं सुनाया, ठीक है, क्योंकि मुझे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ गया था। फिर मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, मैं जिस महफिल में बात कर रहा हूँ उस महफिल के हिसाब से ये शेर नहीं होना चाहिए, तो मैं नहीं सुना रहा। ठीक है, तो ख्याल रखना चाहिए चीजों का। जी लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं रहता, मैं करता हूँ 750,000 डिवाइड बाय 7.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2 मिलियन, इससे कितना आता है? 2 लाख। 750,000 का ऐसे 2 लाख यूज हुआ है, 550,000 वर्थ रहती है। ईयर 2 750,000 7.5 मल्टीप्लाई 2 मिलियन। 750,000 का एसेट 4 लाख यूज हुआ है, 350,000 वर्थ रहती है। ईयर 3 7.5 मल्टीप्लाई 2 मिलियन मल्टीप्लाई 3 मिलियन। 750,000 का एसेट 7 लाख यूज हुआ है, 50,000 वर्थ रहती है। ईयर 4 750,000 7.5 इंटू 1 मिलियन, इससे 1 लाख आता है। मैं कहता हूं ठहरो, हमारे पास कहां तक होना चाहिए? लिमिटेड टू 50,000 होना चाहिए। मेरे पास एसेट ही 50,000 है, तो मैं उसको 2 लाख डेप्रिसिएट नहीं कर सकता। मेरे पास एसेट ही 1 लाख है, तो उसको मैं 50,000 तक डेप्रिसिएट कर सकता हूं, 1 लाख तक डेप्रिसिएट नहीं कर सकता। यहां पे हम लिखते हैं लिमिटेड टू या रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000। अभी क्लियर है? तो 750,000 का एसेट 750,000 यूज हो गया, कितना रहता है? 0। ईयर 5 में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, मेरे पास एसेट ही 0 है, तो मैं क्या डेप्रिसिएट करूं? अभी क्लियर है? वेरी गुड। होपफुली आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा आपको। जी बेटा, एसिड तो यूज होगा, एसिड का यूज करना मसला नहीं है, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होगी, यूज तो आप फिर भी करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो। पेज 1, 2, 3। जी बेटा, स्टैंडर्ड के मुताबिक जितना एसेट है आप उतना ही डेप्रिसिएट करो, उससे ज्यादा डेप्रिसिएट नहीं कर सकते। ईयर 3, ईयर पेज 3, पेज 4,
अब्दुर्रहमान बेटा, बड़ा ही अच्छा है कि आपके पेट में अभी तक दर्द है कि मैंने शेर नहीं सुनाया। तो आपके लिए अर्ज है बेटा, आप हजमुला का है, आराम आ जाएगा। पेज 5। पेज 6 और पेज 7। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, बल्कि आज तो आखिरी क्लास है, ऐसा ही है ना? फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। सही है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।